सो आगे डिस्कस करते हैं हम। ओके, कल हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट। ओके, अब जब परसों की एग्जाम के लिए जो तुम्हारा है वहां तक का थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक हमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा फास्ट जा रहे हैं उसको हम रिपीट में ले लेंगे। ओके, लेकिन आज के लिए उतना हम समझ लेते हैं जितना है। तो ये क्लासिफिकेशंस हमने देखा था। क्लासिफिकेशंस के बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, जो भी हमने 10th में भी देखे थे, कई फंक्शनल ग्रुप देखे थे 10th में भी, तो वो फंक्शनल ग्रुप और दूसरे ऐड होंगे। तो अब मैं पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बट जैसे हमने 10th में पढ़े थे अगेन हम याद रखना फंक्शनल ग्रुप से ही थियरी कंटिन्यू करेंगे। ओके, वैसे ज़्यादा कुछ ये पढ़ना ही है, कल कैसे ऐसे फटाफट पढ़ लिया था वैसा ही है। फिर भी हम जब वापस डिस्कस करेंगे, आज के दिन ही थोड़ा ये स्पीड से जा रहे हैं हम, फिर से हम डिटेल में जो भी है सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप तो वही जो हम अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन, वो सब हम अल्डिहाइड वो सब पढ़े थे ना, तो वही हमारे फंक्शनल ग्रुप है। होमोलोगस सीरीज भी हमने देखी ही थी 10th में भी। ओके, जैसे कि अल्कीन है तो अल्कीन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, तो वैसे लाइन में ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमने देखा था कि उनके सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है। ओके, क्योंकि मीथेन CH4 है और इथेन है C2H6, तो हो गया ना C2 और C1 है उसमें, तो एक C का डिफरेंस, और H6 और उसमें H4 तो H2 का डिफरेंस। सब में ही CH2 का डिफरेंस है, सब में। ओके, तो सब में CH2 का डिफरेंस है, मतलब क्या कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो एक कार्बन का मास हो जाएगा से एटॉमिक मास 12, करेक्ट, 12 होगा ना, 12 यूनिट। ओके, कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना है 12, और हाइड्रोजन के एक का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, सो 12 + 2 14। ओके, तो हर एक कंपाउंड के बीच में, हर एक एलिमेंट, और से एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे बट हर एक सब्सटेंस के बीच में होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है, और यू कैन से 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। वो हमने 10th में पढ़ा था। हाँ, हाइड्रोजन का मास 1.004 ऐसा कुछ लिया है, तो सर वैसे लेना जरूरी नहीं है जरूरी। ओके, वो तो एग्जैक्टली दिखाएंगे, वो तो फिर और डिटेल्ड, तुम कौन से कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो उतने दूर भी जा सकते हो, 1.0049347 ऐसे भी दूर जा सकते हो, हमें तो 1 ही लेना है। ओके, तो वो जहाँ जरूरी है एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला कोई न्यूमेरिकल तुम्हें दे दिया है तो वहाँ जरूरी है। ओके, बट अदरवाइज नहीं। ओके, सो वो होमोलोगस सीरीज हो गई। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नामकरण भी करने पड़ेंगे, सबका नाम देना पड़ेगा तभी तो हम समझेंगे। सो ये सब नाम कैसे देते हैं, हमने पूरा IUPAC का लेक्चर देखा था, याद है ना। ओके, सो वो IUPAC का लेक्चर 2 लेक्चर लिए थे ना हमने। ओके, सो वो 2 लेक्चर अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो, या फिर स्पीड बढ़ाकर थोड़ा देख लेना। आई डोंट नो, नहीं मैंने, मुझे पता ही है, मैंने नहीं रखे, हेडिंग नहीं रखा, तो शायद ढूंढना पड़ेगा, बट वो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि थंबनेल में ही IUPAC लिखा हुआ दिख जाएगा। ओके, बट ध्यान से देखना कि वो 11th का है या 12th का, क्योंकि 12th के लिए भी सेम है, तो कोई बात नहीं, वो ही पढ़ लो, सेम ही है, IUPAC तो सेम ही है 11th का और 12th का। और पहले हमने जो पढ़ा है वो एक ही लेक्चर पढ़ा है, मतलब टोटल 2 लेक्चर पढ़े हैं, बट 1 पार्ट पढ़ा है, 1 पार्ट के 2 लेक्चर थे। वैसे ही दूसरा पार्ट भी है, हमने जो IUPAC डिस्कस किया उसमें फंक्शनल ग्रुप को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था, इसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ऐड हो जाएगा बस, तो वही चीज रहेगी, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आएगा, प्राइमरी से प्रीफिक्स, ओके, और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, डन। ओके, सो वही चीज है, तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप है। ओके, डिफरेंट नेमिंग्स हमें करने पड़ेंगे। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो वैसे ही याद रखना जैसे हमने डिस्कस किया है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, देन ये सारे अल्केन बताए गए हैं। ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो ऐसे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, मतलब ब्रांच निकली हुई होगी। ओके, बीच में भी ब्रांच निकली हुई होगी, तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, चेन और चेन भी बोलते हैं उसे। ओके, देखो फिर ये सब बताया है, ठीक है।
और देखो इसको बोलते हैं से, ये सब हमने डिस्कस किया था ना IUPAC नेमिंग में, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। तो आइसो में हमने वाई बनाया था, याद हो तो। ओके, तो देखो ये ऐसे वाई बनेगा, ऐसे ये ओपन है, ये ओपन एंड है, तो ऐसे करके ऐसे वाई बनेगा। डन। ओके, तो वो जैसे कि हमने ऐसे वाई बना लिया, ये वाई। ओके, तो क्या क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और सपोज यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ होगा, तो वो हो गया ना आइसो, सेकंड पे जुड़ा हुआ होगा। तुम ये अगर चेन ले रहे हो तो यहाँ पे सेकंड पे जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर भी तुम कार्बन ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, अगर तुम ये चेन ले रहे हो तो यहाँ पर भी हमेशा सेकंड पे ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो वो हो गया आइसो, ये ओपन है। ओके, ये ओपन है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो IUPAC तो हमने देख लिया था, आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल है। डन। ओके, तो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, फिर नियो के लिए हमने प्लस बनाया था, याद हो। ओके, तो ये रहा प्लस नियो के लिए। टर्शरी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हमने नेमिंग कैसे किया था कि जहां पर भी ओपन है या जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है, वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी 3 डिग्री। ओके, तो ये हमने देखा था। नोमेनक्लेचर ऑफ अ ब्रांच चेन एल्केन्स, तो ये सब हमें पता ही है, हमने IUPAC एकदम डिटेल्ड में डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ से कुछ छूट ना जाए, दैट्स व्हाई आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। ओके, दैट्स इट, यही था। ओके, आज का वीडियो अभी कंटिन्यूएशन में ही रखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, तो जो हम फंक्शनल ग्रुप आए उसके नोमेनक्लेचर, ये सीरीज तुम्हें याद रखनी है। ओके, प्रायोरिटी वाइज ये सीरीज तुम्हें याद रखनी है कि ये उनकी प्रायोरिटी है, मतलब कि कोई एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप दे दिए, सपोज कि से अल्कोहल दे दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया, तो तुम किसको एक नंबर दोगे, जहां पे अल्कोहल आ रहा है वहां पे छोटा नंबर होना चाहिए। ऐसा समझो कि अल्कोहल ऐसे लास्ट वाले कार्बन पे है और इस वाले लास्ट वाले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो किसको वन दे, इसको या इसको, तो उसके लिए यस कार्बोक्सिलिक एसिड को, अल्कोहल को नहीं। क्यों, ये सीरीज है उनकी। ओके, तो हमें नहीं, वो अलग है, वो अलग केस है, वो अल्फाबेटिकल कौन से केस में कि तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो उसके लिए हम अल्फाबेटिकल जाते थे, करेक्ट। ओके, कि मिथाइल है और इथाइल है, सो ई पहले आता है तो इथाइल पहले लिखेंगे, लाइक दैट। फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, तो फंक्शनल ग्रुप में अल्फाबेटिकल हम नहीं देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप में यही उनका प्रेफरेंस है, यही ऑर्डर है। ओके, तो वही रखना है। सबसे पहले देखो COOH है, फिर SO3H है। ओके, देन COOR है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, देन COCl है, CONH2 है, CN है। वो वीडियो देखोगे IUPAC का, तो उसमें मैंने ऐसे थोड़ा बहुत, जैसे कि क्रिकेट की टीम बनाई हो ना, वैसे एक एग्जांपल दिया है, लेकिन वो तो 12th को दिया था, तो कोई बात नहीं, 12th को ही दिया था, वही तो वीडियो तुम देखोगे ना। तुम्हें कहाँ फंक्शनल ग्रुप वाला पढ़ा है, IUPAC तुम्हें तो एक ही पार्ट पढ़ा है ना, दूसरा पार्ट बाकी है ना, तो तुम वो देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आज ही क्लास के बाद सिर्फ मुझे याद ही रहेगा वैसे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, तो उसमें ये पूरी की पूरी सीरीज याद कैसे रखनी है, याद तो रखनी ही पड़ेगी, कैसे भी करके याद रखो। तो सिर्फ ऐसे कि भाई सबसे बड़े जो नाम है COOH, देखो ऐसे ही कितना बड़ा है, SO3H। ओके, तो कितना बड़ा है, तो वो दोनों सपोज कैप्टन और वाइस कैप्टन है, एक टीम बनाई सपोज क्रिकेट की, या फिर तुम ऐसा कि भाई वो पेरेंट है, मदर और फादर है, फिर उनके बेटे हैं, तो उनके बेटे कौन है भाई, ये COOR है और से COCl है, फिर दूसरे दो है कौन, CONH2 है, CN है, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो उसमें पूरा मैंने बताया हुआ है, तो दैट वीडियो यू सी। ओके, अभी तो परसों है ना एग्जाम, हाँ, तो वो वीडियो देख लेना, IUPAC का हो सके तो आज ही देख लेना। ओके, टुडे आई विल शेयर इट। तो वो पूरा IUPAC है, दैट्स इट। देखो इतने IUPAC हमें देखने हैं, तो ये सिर्फ टेबल आया है तो अच्छे से हम देख लेते हैं। देखो अल्केन हमने देख लिया है, अल्कीन, अल्काइन, अरीन्स, तो अरीन्स मतलब क्या, एरोमेटिक ग्रुप होगा, उसको हम अरीन्स बोलेंगे। ओके, हैलाइड्स वो भी हमने देखा हुआ है 10th में, अल्कोहल देखा है, एल्डिहाइड देखा है, कीटोन देखा है, नाइट्राइल यहाँ पे आया, देखो नाइट्राइल। ओके, नाइट्राइल मतलब क्या, C∼N, तो वो जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम नाइट्राइल। ओके, अब उसके कई बार प्रीफिक्स है और कई बार सफिक्स है। ओके, सो देखो ये साइनो, वो भी मैंने IUPAC का वो जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ ही है। ओके, तो साइनो भी होगा, प्रीफिक्स के तौर पे यूज हुआ तो साइनो यूज होगा, और सफिक्स की तरह यूज हुआ तो नाइट्राइल, मतलब पीछे लग रहा है तो नाइट्राइल और आगे यूज हुआ तो साइनो।
ओके सो ऐसे कैसे साइन और नाइट्राइल डिस्कस करेंगे हम, तो वो मैंने वीडियो देखी, इसीलिए हर बार वही बोल रहा हूँ कि वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये कार्बन नाइट्रोजन है ना, तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन के साथ तो अलग नेमिंग है, और ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, मतलब ये C के साथ दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ है तो अलग नाम है, और C के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C है, यही चीज है, N ट्रिपल बॉन्ड C नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसका अलग नाम है वैसे। ओके सो दैट यू सी, ओके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन वो तुम देखोगे उसके बाद भी हमारा जो कंटिन्यूअस लेक्चर होगा अब इसके बाद वाला, तब हम आराम से वापस सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट तो तुम्हें लर्न करना बाकी ही है। अंडरस्टूड? ओके लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो जो मैंने वीडियो शेयर करूंगा वो एक बार देख लेना, पहले वाला भी और वो दूसरा पार्ट भी। ओके सो नाइट्राइल्स ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयंस, ओके एस्टर, फिर एसाइल हैलाइड्स है, एमाइंस है, एमाइड है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, सल्फोनिक एसिड अभी जो हमने एकदम सेकंड नंबर पे पढ़ा था वो है। तो इतने सारे बोल दो, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो हाँ मतलब पता चल जाएगा भाई NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो है, CN लगा हुआ है, साइनाइड है, NC लगा हुआ है, नाइट्राइल है, वैसे तुम नेमिंग कर लोगे। ओके तो अच्छे से वो वीडियो देखना आराम से, भले ही 1 घंटे का हो, पता नहीं कितने टाइम का है, बट 1 घंटे का तो 1 घंटा इन्वेस्ट करना है, वो 11th-12th में एकदम पक्का फिट हो जाएगा। ओके तो वो देख लेना, दैट इज IUPAC। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, तो बेंजीन कंपाउंड के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, उनका भी नॉमेनक्लेचर हमें देखना है। तो देखो उस दिन जैसे मैंने बताया था, तो इतने जितने बुक में गिवन है इतने तो तुम्हें पता होने ही चाहिए। देखो टॉल्यूएन बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, देन मिथॉक्सी बेंजीन, तो उसके ऊपर मिथॉक्सी मतलब क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप ही है। ओके लेकिन उसको पढ़ते हैं क्या मिथॉक्सी, क्यों, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है इसलिए उसको हम मिथॉक्सी पढ़ते हैं। ओके सो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है इसलिए उसको मिथॉक्सी, और दूसरा बेंजीन, मतलब उसको हम एक्चुअल में कैसे पढ़ते हैं, ये ईथर है हमारा, ईथर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में ही मैंने समझाया हुआ है, ईथर मतलब क्या है, ROR है। तो सबसे ROR मतलब यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, वहां पर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा। सपोज यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है CH3 हो, और यहाँ पर इथाइल है सपोज CH2 CH3, डन। तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, उसका नेमिंग करेंगे कि छोटे नंबर ऑफ कार्बन हो, लेस नंबर ऑफ कार्बन हो, वहां पे ऑक्सी लगेगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इस पे ऑक्सी लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी। एक मतलब मिथ, तो मिथॉक्सी, और ये क्या है 1 2 और सिंगल बॉन्ड ही है, तो हम इसको नाम देंगे मिथॉक्सी इथेन, ऐसे मिथॉक्सी इथेन। ओके अगर यहाँ पे और एक होता तो CH2 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 CH3, तो हम इसको नाम देते हैं मिथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन। ओके यहाँ पर ऐसे CH2 और होता तो अगेन ये 2 है और 3 है, तो ये अल्कोक्सी हो जाएगा, मतलब अल्कोक्सी मतलब ईथ है तो इथॉक्सी प्रोपेन, लाइक दैट। लेस नंबर ऑफ कार्बन हो उसको ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है, उसका नाम होगा ऑक्सी, मिथ ऑक्सी, इथ ऑक्सी, प्रोप ऑक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसे। ओके तो लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और बाकी का अल्केन अल्किन अल्काइन। अगर यहाँ पर मैंने ऐसे CH लिख दिया और इसको भी CH लिख दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया दोनों के बीच में, तो फिर क्या बोलूंगा से, ये 2 कार्बन, तो मतलब क्या हो गया इथॉक्सी, और ये हो गया 1 2 3 प्रोपीन हो गया, ये प्रोपेन था ना अभी तो, लेकिन प्रोपीन हो गया, डबल बॉन्ड आया इसलिए, सो इथॉक्सी प्रोपीन। डन। ओके तो वैसे ही IUPAC होगा। सो मिथॉक्सी बेंजीन उसका कॉमन नेम है एनिसोल, फिर इसका कॉमन नेम है एनिलीन, ऊपर NH2 लगा हुआ होगा, नाइट्रो NO2 ग्रुप लगा हुआ हो तो नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ओके वैसे ही हमारे सारे कंस्टिट्यूएंट है। ये देखो 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, देखो 1 2 तो डाइब्रोमोबेंजीन। देखो ये जो पोजीशन है ना 2 नंबर वाली, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। ओके सो ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। सो ये है 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, वो अभी आया नहीं लेकिन आएगा तो वैसे ही ये रहा, लिखा हुआ है, देखो कहाँ गया, ये रहा। Thus 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन इज नेम्ड एज मेटा, 1 3 वाला कहाँ गया, ये रहा है ना, ये मैंने बोला ना ये मेटा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो ये क्या है, ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। डन। नाम ही उसका है
कि अगर यहाँ पे लगा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम में ऑर्थो, यहाँ पे लगा हुआ हो 3 नंबर पे तो मेटा, और 4 नंबर पे लगा हुआ हो तो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, सो ऑर्थो मेटा पैरा तो वही सब है। ओके, IUPAC है, तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। टुडे वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर सिलेबस, सो IUPAC का तुम वीडियो तो देखने ही वाले हो। ओके, तो आगे की थियरी डिस्कस करते हैं, विच इज आइसोमेरिज्म। डन। तो थोड़ा बहुत आइसोमर्स तो हमने 10th में भी पढ़ा था, वही चीज है क्या कि भाई केमिकल फॉर्मूला सेम हो जाए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो जाए तो वो आइसोमर है। ओके, तो फिर इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, वो जो पढ़ा था वही है, लेकिन और टाइप है, और दूसरे भी टाइप है। चलो देखते हैं। तो ये आइसोमर्स तो पता चल गया ना, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे कि मैं ब्यूटेन लिख दूं, कार्बन 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 कार्बन। ओके, तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। ओके, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है तो C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डन। ये फॉर्मूला है। अभी इसी को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ, C C C, और यहाँ पर मैंने दूसरा लिख दिया C। तो अब 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बना? C4H10। उसका भी C4H10, इसका भी C4H10, लेकिन ये और ये फॉर्मूला भले ही सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो गया है। तो ये दोनों क्या है? आइसोमर्स। डन। ओके, तो ये आइसोमर्स है। अब इसमें पहला है से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ये जो मैंने तुम्हें बताया वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है। अच्छा चलो, अभी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो पढ़ेंगे। When 2 or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeleton, these referred to as the chain isomers or the phenomenon termed as chain isomerism। तो ये जो हमने डिस्कस किया वही है। ओके, उसके लिए अलग एग्जांपल लिया हुआ है। देखो पेंटेन है, फिर पेंटेन में से क्या किया कि ये अलग लिख दिया थोड़ा। ओके, तो ये अलग लिख दिया, तो उसके लिए क्या बोला कि 2 मिथाइल ब्यूटेन के 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल रख दिया है। ओके, और फिर ब्यूटेन। ओके, तो कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 उतने के उतने ही, लेकिन नाम अलग हो गया। देखो अब ये वापस नियो बना दिया। समझ में आ रहा है? या बुक में लिखा हुआ शायद समझ में ना आए। पेंटेन बनाया है, तो देखो 1 2 3 4 5। डन। तो H 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 H। तो क्या है फॉर्मूला? C5 C4H10 था ना, तो C5H12। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। डन। अब इसको ही अलग तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा? ये कार्बन 4 थे ना, तो 4 की जगह 5 थे ना, तो 5 की जगह मैं कितने लिख रहा हूँ? सिर्फ 4 लिख रहा हूँ। 4 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? एक कार्बन डाल दिया। डन। ओके, तो अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गिनो, अब 5 कार्बन है, C5। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए डॉट करता हूँ, 1 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। करेक्ट। ओके, तो ये क्या बना? यही तो बना। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल, देखो ये 2 नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, वही है ना। ओके, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। और फिर उन्होंने बोला है कि भाई इसको आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। उसमें क्या है? मुझे आइसो में तो क्या करना है? वाई करना है, तो वाई ये रहा। देखो ये ऐसा है, वाई कैसा है? यहाँ पर तुमने ज्वाइन किया है, ये एक ऐसे, और फिर ये वाई। समझ में आ रहा है? और नीचे कैसा है भाई? दिखाओ क्या? ये ऐसे है, देखो ये इतना वाई है, ये वाई दिखाई दिया ऐसे। अब अभी तुम यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो, तो ये भाई साहब ने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये एक और ऐड कर दिया, तो बन गया ना आइसोपेंटेन। डन। पक्का। ये तो हम IUPAC में डिस्कस कर चुके हैं।
ओके और फिर उसी को नियोपेंटेन भी बनाया है। तो कैसे नियोपेंटेन बनाया, ये पहले 5 कार्बन थे चेन में, अभी 4 है, अभी 3 भी कर सकते हो तुम, 1 2 3, तो दूसरे 2 कहाँ रखेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, डन। तो ये बन गया नियो। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया? ओके तो ऐसे बनाओगे तो ऐसे देखोगे ये कैसे बना दिया यार, ऐसा लगेगा। साथ साथ में नोटबुक रफ नोटबुक लेके बैठो, खुद ब खुद बनाओ तो इजी लगेगा। डन, ओके। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरे है पोजीशन आइसोमर्स। ओके सो व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटॉम और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। मतलब सेम ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमर ही है, लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप अलग तरीके से ज्वाइन है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये मिथाइल कहाँ पर ज्वाइन है, सेकंड नंबर पे। अगर मैं दूसरे कहीं पे डाल दूं, अभी यहाँ डालूंगा तो सेकंड ही होगा, यहाँ डालूंगा तो फिर वो तो चेन ही पेंटेन ही हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। फर्स्ट मतलब वो तो ऐसे ही जाऊंगा ना 1 2 3 4 5, तो वो होगा ही नहीं। ओके लेकिन अगर 6 कार्बन होते, सपोज लो एक और कार्बन है 6, ओके ये 6 कार्बन है तो ये 3 नंबर पे है। एक दूसरा बनाना हो तो मैं यहाँ बनाऊं तो 2 नंबर पे हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ये 3 मिथाइल था ये 2 मिथाइल है, तो उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। मतलब मिथाइल का मिथाइल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके 6 कार्बन थे 6 कार्बन ही है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग हो गई, तो हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। किसकी पोजीशन अलग हो गई, सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की। अंडरस्टूड, ओके तो वो हो गए पोजीशन आइसोमर्स, पक्का ना। ओके तो ये देखो प्रोपेन 1 ऑल, तो फिर इसने क्या बना दिया, प्रोपेन 2 ऑल। ओके प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, ये हमारा कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर अगर हमने OH ज्वाइन कर लिया तो 4 4 4, तो ये क्या बन गया मेरा, ये डंडे है वहां पे हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। और हम बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 की बजाय यहाँ पे जुड़ गया, 1 2 3 और यहाँ पे OH आ गया, तो फिर कहाँ होंगे, 1 है 2 3 4, यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो H देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो C है 3, H है ये 7 और 1 8, और ये ऑक्सीजन। डन। तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, आपने जो बनाया एक ही मिनट, और ये देखो फॉर्मूला सेम हो गया, और इसमें 1 था और इसमें 2 आ गया। हाँ बोलो सर, आपने जो बनाया वही प्रोपेन 2 ऑल होगा ना। हाँ इसमें तो अलग किया, तो वो लोग इसलिए तो ओके कुछ भी करेंगे। ओके प्रोपेन 2 ऑल हाँ वो गलत ही है, ये 1 पे लगाया हुआ है और ये भी 1 पे लगाया हुआ है, और वहां पे CH3 भी है। मजे की बात क्या है, CH3 भी है, CH3 तो ये तो बॉन्ड कहाँ से बना फिर तो ऐसी गलती होगी। ओके तो वो करेक्ट कर लो। ओके तो ये गलत ही है, दिस इज रॉन्ग। हाँ और बीच में एक ही है, ऐसे देखो 1 2 3, तो एक रह गया है ना, शिफ्ट हो गया है, बस प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो उतना तो हम इतनी अच्छी गलती के मिस्टेक हो गई जाती है, इतनी अच्छी बुक बनाई तो हम इतना तो अभी एडजस्ट कर ही सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो पहले क्या पढ़ा, चेन आइसोमेरिज्म सिंपल स्ट्रक्चर वाला, दूसरा हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब वहां पे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और अब तो नाम ही ऐसा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो भाई इसमें और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, देखो बताता हूँ। 2 or more compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional isomerism। पता चल गया डिफरेंस क्या, इस पहले में क्या था, सिंपल आइसोमर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली केमिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग। दूसरे में क्या था, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा अभी जो आया वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही अलग है भाई, ये OH जुड़ा हुआ है और वहां पर सपोज मैंने डाल दिया क्लोरीन, अलग ही हो गया ना पूरा, तो इसे बोलेंगे फंक्शनल। मतलब फॉर्मूला अगेन वापस वही बैठेगा, कौन सा, ये तो OH था रे, तो मतलब व्हाट एवर यहाँ OH था तो नहीं तो ये क्लोरीन है ना, ये पहले समझो कि यहाँ पर सपोज क्लोरीन है और क्लोरीन की जगह मैंने डाल दिया क्या, साइनाइड, अभी देखा था ना साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड है वो डाल दिया। मतलब यहाँ, अरे यार समझ गए ना, मैं एकदम सही वाला नहीं बना रहा हूँ, ऐसा है ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 ऐसा था।
और उसकी जगह ऐसा बन गया 1 2 3 और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो डायरेक्टली N ही ऐसे ही लिखना है, वो तो समझने के लिए। ओके, तो ये लिख दिया। तो ये क्या है 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। ओके, तो देखो ये क्या हुआ सब कुछ। अब यहाँ पे C देखोगे सेम आएगा, H देखोगे सेम आएगा, बट फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो अलग आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो इसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ये है कि अब कौन सा एग्जांपल है, प्रोपेनॉन एंड दूसरा है प्रोपेनॉल। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO है और यहाँ पर CHO है। अल्डिहाइड हमेशा लास्ट में होता है, याद रखना। हाँ, कीटोन हमेशा बीच में रख दो और अल्डिहाइड हमेशा लास्ट में रखो, क्योंकि अगर तुम अल्डिहाइड को बीच में रखने गए तो वो कीटोन बन जाएगा और कीटोन को लास्ट में रखने गए तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो होगा ही उसके पास। ओके, तो कीटोन को बीच में रखना और अल्डिहाइड को लास्ट में रखना। तो ये थे हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। ओके, सो इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। For example, say C4H10O represents methoxypropane, okay, and ethoxyethane। तो देखो ये कितने हैं C4H10O, तो C4H10 टोटल की बात चल रही है। ओके, तो देखो ये C3 और 1 4 हो गए। यहाँ ध्यान दो, आराम से यहाँ ध्यान दो। ये देखो 3 कार्बन 1 कार्बन 4 हो गए, 3 7 10 हो गए, तो 4 10 और 1 ऑक्सीजन, 4 10 और 1 ऑक्सीजन। अब इसका भी वही है, क्या है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 10 और 1 ऑक्सीजन। तो ये मेटामेरिज्म क्या है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ईथर है ना, ये अभी बताया था वो है, वो अल्कोक्सी अल्कीन है, ये ROR है। ओके, तो डिफरेंट R जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे सपोज मिथाइल जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर सपोज इथाइल जुड़ा हुआ होगा, तो उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म, और उसका एग्जाम्पल है ये। ओके, तो कैसे इसको कैसे करेंगे, अरे उल्टा पुल्टा कर दो तो मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सपोज तुम्हारे पास यही एग्जांपल हो ना, ओके, कि C4H10O, तो तुमने क्या किया O, अब इस साइड कितने C लगाए, सपोज 2 लगाए, तो कितने कैसे लगाओगे, CH2 CH3 2 लगा दिए, तो इस साइड भी 2 लगाओ, CH2 CH3 2 लगा दिए, तो कितना हो गया H5 2C H5 2C। लेकिन अलग वे में लिखना हो तो बीच में ऑक्सीजन, अभी 2 लगाए थे ना, तो 3 और 1 का ग्रुप बना दो, तो ये 1 लगा दिया, कौन सा, डायरेक्टली CH3। इस साइड 3 लगा दो तो CH2 CH3 डन। समझ में आया? तो इसमें भी देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, 1 ऑक्सीजन। फॉर्मूला तो यही है। ओके, इसका नाम अभी सिखाया था, कैसे होगा इसका नाम, कैसे होगा, नहीं तो फिर से देखो ध्यान से, नहीं इसका बोलो, अरे जल्दी, इथॉक्सीइथेन करेक्ट है इसका। हाँ देखो फिर से बता रहा हूं, याद रखो ऑक्सी किसके साथ लगाना है, ऑक्सी लगाना है लेस नंबर ऑफ कार्बन जहां पे हो वहां पर, और अल्केन अल्कीन अल्काइन कहां पर बताना है, मोर नंबर ऑफ कार्बन हो वहां पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के इस साइड 1 कार्बन है और एक साइड 3 है, लेस कार्बन पे ऑक्सी लगाना है, तो ये मिथ है तो मिथॉक्सी, 1 कार्बन को मिथ मतलब मिथॉक्सी, तो ये मिथॉक्सी 1 2 3 मतलब प्रोपेन। ओके, इसके लिए दोनों साइड सेम ही है तो कोई भी ले लो, यहाँ भी 2 कार्बन यहाँ भी 2 कार्बन, तो भाई इथॉक्सी इथेन। अगर कहीं पे ये H सपोज नहीं है और यहाँ पे H है और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो इथॉक्सी इथीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इथाइन हो जाएगा, सिंपल है। ओके चलो,
तो ये था हमारा मेटामेरिज्म। सारे याद रह गए? फिर से एक बार रिवाइज। आइसोमेरिज्म में पहले डेफिनेशन बताई, फिर जो हमें पता है वही पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है, ओके ठीक है। दूसरा केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, ओके। फिर दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट नंबर पे होगी, कोई 2 मिथाइल है तो कोई 3 मिथाइल होगा, लाइक दैट, ओके। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मतलब फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, किसी में क्लोरीन जुड़ा हुआ है और किसी में सपोज अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। बाकी जो हमारा सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, ओके, तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। देन से हमारा मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या है? मेटामेरिज्म में तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रह रहा है, लेकिन अल्काइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर तो तुम सिर्फ इतना याद रखो, ईथर, ओके। सो अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। कहीं पे सपोज दो थे तो ये इथाइल और इथाइल जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे मिथाइल और प्रोपाइल हो गया, ओके। लेकिन टोटल देखेंगे तो वो तो सेम ही है। और एक रह गया ना, कौन सा रह गया? हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमने देख लिया ना, यस। और मेटामेरिज्म डन, ओके। आगे देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। The compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in the relative position of their atoms or groups in space are called stereoisomerism. This type of isomerism is called as stereoisomerism and can be classified as geometrical and optical isomerism. तो ये एक्चुअली तुम्हारा पार्ट है नहीं, इसीलिए तो शायद हाँ बस इतना ही गिवन है, ओके। ये एक्चुअली 12th में आएगा, तो सिर्फ ये यहाँ पे ही डाल के छोड़ दिया है ना, उसका एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे डिफरेंट चीजें रिड्यूस, पुरानी बुक है क्या किसी के पास? उसमें शायद होगा, नहीं है? हाँ, तो ये टॉपिक आता ही है 12th में। एक्चुअली स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट है, यहाँ जैसे बताया है वही क्या कि जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल मतलब क्या कि सेम जस्ट लाइक सेम मिरर इफेक्ट जैसा होगा, कि अगर ऐसा समझोगे यहाँ पर बीच में ये मिरर है, ऐसे मिरर है, तो मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, ओके चलना है, तो ये हाथ है, तो ये मेरा हैंड है, बीच में मिरर है और ये मेरा हैंड है, तो क्या हम बोल सकते हैं ना कि दोनों मिरर इमेज है। देखो दोनों मिरर से दोनों साइड सेम जगह पे ऐसे अंगूठा है, फिर ये उंगली है, फिर ये उंगली है, फिर ये उंगली है, फिर ये उंगली है, मिरर बीच में है ऐसे, अरे यार समझ तुम कहाँ से देखोगे, यहाँ पे तुम्हें कैसे देखना है वैसे समझा रहा हूँ। मिरर इमेज कैसे होती है, देखना तो तुम्हें इधर से पड़ेगा ना, समझ रहे हो, ओके। सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड ही मिरर है, ये बोर्ड ही मिरर है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो सामने अंदर भी कोई खड़ा होगा ना, चिराग सर, ओके। तो मैं जितने डिस्टेंस, ये यहाँ से मैं जितने डिस्टेंस पर हूँ, वो भाई साहब भी उतने ही डिस्टेंस पे होंगे, ओके। तो उसी को बोलते हैं मिरर इमेज। अब तुम कहाँ से देख रहे हो, तो तुम अभी पीछे से देख रहे हो, तुम कभी साइड में से देखोगे, ऊपर से भी देख सकते हो, जहां से देखो वहां से, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में मिरर है, ओके। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में मिरर है। अभी उसके बीच में ऐसा हम ऐसा बोलेंगे कि सर ये मिरर है, ओके, ये मिरर है, ये मिरर है। तो अगर मैंने ऐसे रखा तो कहाँ मिरर इमेज दिखने वाली है? ऐसे रखूंगा तो ही दिखेगा ना, क्योंकि मिरर तो ये सरफेस है, ये सरफेस थोड़ी मिरर है। समझ में आ गया? ओके। तो कहने का मीनिंग है कि मिरर इमेज वाला कंसेप्ट आएगा। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या कि अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आए, लाइट रे के कांटेक्ट में आए, सो पर्टिकुलरली वो डिफरेंटली बिहेव करता है, ओके। तो वो सारा डिटेल्ड में 12th में है, इसीलिए यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख कर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर 1 मार्क में पूछे तो तुम लिख सकते हो। क्या है देखो, फिर से पढ़ रहा हूँ। द कंपाउंड्स दैट हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो भाई उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी सेम ही है, बट डिफर इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटॉम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। तो उनके एटॉम और जो ग्रुप्स है वो अलग अलग जगह पर हो, तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक एग्जांपल अगर दूं तो ऐसा भी दे सकते हैं, देखो जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है सपोज, और यहाँ पर कार्बन है, डन। और से अब ऐसा समझो कि ये डबल बॉन्ड है
और ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, अल्डिहाइड हो तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं चलेगा। ओके, एक बॉन्ड ये डबल बॉन्ड O और ये से H, डन। तो ये अल्डिहाइड है ऐसे। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड जो है ना वो यहाँ आ जा रहा है, ऑक्सीजन भी वहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ था नहीं, इसकी तो 1 2, अरे इसकी एक खाली रह गई ना, हाँ ये 1 2 3 और ये 4 ऐसे है। ओके, वैलेंसी इसकी 4 गिन ली, 1 2 3 4, और इसकी भी ऐसे है, इसकी 4 हो गई, 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो गई, डन। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, और से यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन यहाँ आ गया। ओके, यहाँ पे एक H था, वो एक H जैसा था वैसा ही, डन। फिर ये यहाँ आ गया, ये कार्बन, ये 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड 4, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, अब ये क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया इसलिए, तो ये H निकल गया और यहाँ पर वापस आ गया कार्बन। तो अब ये देखो अल्डिहाइड में से कीटोन बन रहा है, ये अल्डिहाइड है और बीच में आ गया तो क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो अब इसमें देखो क्या क्या था, 1 2 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 5 थे हाइड्रोजन, और इसका 1 6 थे, करेक्ट। ओके, यहाँ पर देखो 1 2 3, फिर इसकी 4 कंप्लीट हो गई, इसकी 1 2 और 2 4 और ये कार्बन, तो कार्बन की 1 2 3 4, सो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, समझ में आया। तो H उतने ही हो गए ना, 6 के 6 ही हो गए, कार्बन भी उतने के उतने ही है, लेकिन ये था कौन, अल्डिहाइड, और बन क्या गया, कीटोन। तो ये दोनों हो गए, कौन से दोनों हो गए, एक तो वो हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्यों, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, अल्डिहाइड का कीटोन हो गया। ओके, समझ में आया, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, और इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, इसीलिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटॉम्स और ग्रुप्स, उसका कोई एटॉम और ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, ये ऑक्सीजन लास्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ गया तो कुछ अलग ही बन गया। ओके, सो इससे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके भी टाइप है, सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बस सिर्फ नाम ही याद रखने हैं। ओके, जैसे मैंने बताया मिरर इमेज एंड लाइट रे आए तो उसके हिसाब से वो अलग रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन डिटेल, तो हमें सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डन। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, सो सारे के सारे आइसोमर्स समझ में आ गए। इंपॉर्टेंट थियरी, एज अ थियरी आइसोमर्स पूछा जा सकता है। ओके, जरूरी नहीं है बुक में जो एग्जांपल है वही दे, वैसे तो बुक के एग्जांपल भी हमने देख लिए, बट यू कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल्स बाय योर वे, कहीं से भी, तुम्हारा सिर्फ फंडा सही होना चाहिए। ओके, तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। नाउ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, उसको हम वापस जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, देखो इतना ही है, फंडामेंटल रिएक्शन मैकेनिज्म इतना ही है। क्या इतना ही है मतलब क्या, एक सब्सटेंस है। ओके, 2 लेक्चर पहले ये बात बताई थी, या लास्ट लेक्चर में भी बोला था, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का। ओके, सो क्या है, एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस को कोई और भाई साहब आ रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव आयन है तो अट्रैक्ट होंगे। ओके, ये पॉजिटिव है टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव है और जा रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव, तो इसे हम बोलेंगे कि टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं, वो खुद पॉजिटिव है। ओके, तो एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस की तरफ जाए वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन की तरफ जाए वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो कोई एक सब्सटेंस है जिसके ऊपर अटैक होगा, क्यों अटैक होगा, क्योंकि रिएक्शन करना है इसलिए, तो वो जो सब्सटेंस पहले से है ना उसे हम बोलेंगे हमारा रीएजेंट नहीं बोलते थे, और रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये जो रिएक्टेंट है ना उसी को हम बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, मतलब जिसके साथ रिएक्शन करनी है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है हमारा वो है हमारा सबस्ट्रेट। डन, तो एक हो गया सबस्ट्रेट।
दूसरा होता है अटैकिंग रिएजेंट। तो ये अटैकिंग रिएजेंट मतलब जो यहाँ से आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसको अटैकिंग रिएजेंट बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलेंगे। अच्छा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डायरेक्ट बन रही है या बीच में कुछ इंटरमीडिएट है। कई केस में इंटरमीडिएट बनता है, कई केस में इंटरमीडिएट नहीं बनता। ओके, देन इंटरमीडिएट के बाद हमारा आ जाता है क्या, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। एक तो हमारी होती है मेन प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा भी सब कुछ मिल जाता है हमें, पानी मिल जाता है, CO2 मिल जाता है, SO2, NO2, वो सब एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। ओके, हाँ बोलो। सर लेकिन ये तो तब होगा जब कोई चेन ओपन होगी। हाँ हाँ, रिएक्शन पॉसिबल होगी तो ही होगी, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म है, तो हम सिर्फ वर्डिंग समझ रहे हैं कि सबस्ट्रेट मतलब क्या, लिविंग ग्रुप, एक होता है लिविंग ग्रुप। ओके, लिविंग ग्रुप मतलब क्या, जो लीव कर जाए वो लिविंग ग्रुप। तो जैसे कि हमने बोला था ना, क्या है, सपोज कि ये है ऐसे H और यहाँ पे है OH। ओके, ये क्या है, जल्दी इसका नाम बताओ। मीथो क्या, मिथोल, सिंथोल तो फिर क्या मिथेनॉल है, मिथेनॉल, एक कार्बन मिथेनॉल, मिथेनॉल और OH अल्कोहल तो मिथेनॉल है। अच्छा, तो अब ये हमारा क्या बन गया, सबस्ट्रेट बन गया, क्योंकि इसी पे हम अटैक करने वाले हैं। किससे अटैक करने वाले हैं भाई, हम अटैक करने वाले हैं ये भाई साहब से। कौन है, क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन से अटैक करेंगे। क्लोरीन से अटैक करवाए, किसको निकालेंगे, ये एक्स्ट्रा बैठा हुआ है उसको ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, क्लोरीन, और ये भाई साहब चले गए बाहर। ओके, OH ये बाहर चले गए, तो यही क्या है हमारा Lg। Lg मतलब यही लिविंग ग्रुप। ओके, जो लीव कर रहा है वो लिविंग ग्रुप, जो अटैक कर रहा है वो अटैकिंग रिएजेंट। हाँ बोलो। सर हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, बट जनरली सबसे पहले कौन जाता है, जो लेस बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड है। ओके, फंक्शनल ग्रुप नए नए आए हैं, तो मतलब नए नए आए मतलब हाइड्रोजन को निकाल के ही बने हुए हैं ना, तो वो इट डिपेंड्स कि कितनी एनर्जी से, वो सब भी डिटेल में हमें पढ़ना है कि कब हाइड्रोजन निकलेगा, कब फंक्शनल ग्रुप निकलेगा। जनरल केस में मैं बता रहा हूँ, जनरल केस में फंक्शनल ग्रुप ही निकलता है। अंडरस्टूड। उससे भी जनरल केस में अगर हम देखें तो कोई नहीं निकलेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब वो अल्कीन या अल्काइन होगा तो कोई निकलेगा ही नहीं, निकलने का कोई नाम ही नहीं लेगा। तुम अटैक करोगे तो वो कहीं जुड़ जाएगा, जुड़ने के लिए जगह तो होनी चाहिए, तो वो कोई बॉन्ड तोड़ देगा, डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो वो अल्कीन में से अल्केन बन गया, जो वैलेंसी खुलेगी वहां पे जिसने अटैक किया है वो जुड़ जाएगा। ओके, तो वो सारे जनरल केस है, बट कैसे क्या होता है दैट अगेन वी विल डिस्कस जब भी आएगा तब। ओके, अदरवाइज जनरल केस में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप निकलेंगे, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे और जो अटैक कर रहा है वो वहां पे आके बैठ जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, सो दैट इज द केस। ये पूरा चैप्टर है 12th में, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, पूरा एक चैप्टर का नाम है। दूसरा ही चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आएगा सब कुछ वापस। ओके, so now fission of SST आ गया क्या? ये GSA भी था है। हम क्या, ये नोट्स खुली थी ना अच्छा, तो फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड का फिशन, फिशन मतलब टूटना या जुड़ना, अलग होना, टूटना। फिशन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूज कर रहे हैं ना हम, 2-3 जूस फ्यूज कर दे। ओके, लाइक दैट, 2-3 गाने फ्यूज कर दिए और एक गाना बना दिया, वैसे। नेक्स्ट स्टेप होता है सर। तुम यहाँ ध्यान देना, फ्यूजन की जगह फ्यूजन बोल रहे हो और वापस स्टेप की बात कर रहे हो अच्छा चलो, सो ये जो टूटने का रिएक्शन है फिशन, ओके, दूर होना, फिशन टूटने का रिएक्शन, वो उसमें भी 2 टाइप है, एक है हेट्रोलाइटिक और दूसरा है होमोलाइटिक। क्लीवेज, क्लीवेज का मीनिंग टूटना ही होता है, क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है, टूटना ही होता है, तो यहाँ पे क्लीवेज वर्ड यूज किया है। सो अभी क्लीवेज का मीनिंग मतलब सभी इंग्लिश में तो ऐसा ही, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, हम जो यहाँ पे जरूरी है वो मीनिंग लेते हैं। ओके, इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। तो मतलब हेट्रोलाइटिक में क्या होता है कि जो भी बॉन्ड टूटता है, तो जैसे कि यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन था,
एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। डन। अभी ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहा है, ओके, और एक इसके पास रहा है, ऐसे रहेगा तो वो हो जाएगा हेटेरोलाइटिक। डन। ओके, देखो यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रैगमेंट्स। मतलब दोनों में से एक के पास, मैंने तो दोनों के पास दिखा दिया है, ओके, मतलब कि दोनों में से एक के पास चला जाएगा। इन रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रैगमेंट्स, जो टूटे हुए हैं दोनों में से एक के पास चला जाएगा। मतलब किसी ने ले लिया, जिसने ले लिया वो नेगेटिव, जिसने दान कर दिया वो पॉजिटिव, ओके, तो वही चीज है। आफ्टर हेटेरोलाइसिस वन एटॉम हैज अ सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वैलेंस ऑक्टेट विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड अ नेगेटिव। हाँ, समझ गया, मतलब वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, सेक्सटेट 6 के लिए, ओके। तो 8 ऑक्टेट होता है ना, तो 6 के लिए सेक्सटेट, ओके, सो बायोलॉजी नहीं है कुछ ओके, सो 8 हो गया। अभी 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर बॉन्ड टूटा, ओके, तो दो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड टूट गया तो मतलब 2 के ऊपर इफेक्ट हुआ, ओके। तो वहां पर बोला गया है कि वन एटॉम हैज अ 6 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऐसा लिख देते तो, एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वैलेंस ऑक्टेट विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर। मतलब क्या हुआ कि सपोज ये टूट गया भाई, ये टूट गया और ये दोनों ऑक्सीजन ने ले लिए, ओके, तो इसके पास कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बने ना, तो ये बन गया से इसको बोला है क्या, सेक्सटेट, ओके, मतलब 6 कार्बन वाला। डन, ओके, 6 ही हुए ना, वो तो चले गए। और ये जो 2 है, तो ये 2 के साथ ये ऑक्सीजन ने, मतलब ये ग्रुप ने ऑक्टेट कंप्लीट किया था, ये 2 के साथ। लेकिन अब ये 2 के साथ कंप्लीट किया था, ये दोनों के 2 ही इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ने ले लिया, तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए बोला है कि एक का सेक्सटेट कंप्लीट होगा और एक का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। डन, ओके, चलो। Thus heterolytic cleavage of bromomethane will give CH3 and Br- as shown। तो बस ऐसे ही जैसे हमने हाइड्रोक्सी निकाल लिया, वैसे ही ब्रोमीन है तो यहाँ पे टूट गया, तो भाई ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो माइनस हो गया और ये बन गया प्लस। डन, ओके। Then a species having a carbon atom possessing sextet of electrons and a positive charge is called carbocation। तो जो पॉजिटिव बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। याद रखना, जिसने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से दोनों में से एक कार्बन का भी था, लेकिन उसने बोल दिया ले जा यार, ले जा, तू भी याद रखेगा, तो इसने ले लिए, ओके। तो इसके पास अभी 6 ही है, तो ये 6 है लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना एक, क्योंकि उसने दान कर दिया है, तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव, ओके, चलो। सो कार्बोकैटायन बन गया है, अर्लियर कॉल्ड कार्बोनियम आयन, पहले उनको कार्बोनियम बोलते थे, कार्बोकैटायन। एंड द CH3 आयन C+H3 आयन इज नोन एज मिथाइल कैटायन और से मिथाइल कार्बोनियम आयन, ओके। सो कार्बोकैटायंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओके। तो कार्बोकैटायंस भी कैसे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वो कैसे, वही जैसे हम पहले पढ़े थे, वो कि जिसके ऊपर चार्ज है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 तो प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 3 तो टर्शरी, ओके, तो वही है। नहीं, कहाँ टर्शरी, वो सब तो हाइड्रोजन है, कार्बन होने चाहिए ना, ओके, हाँ प्राइमरी, ओके। सो देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, सम ऑफ द अदर एग्जांपल ऑफ कार्बोकैटायन आर, तो ये C+H2, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 तो हो गए, एक डंडा खुला हुआ है, इसलिए प्लस हो गया ना वो, ओके, तो वो प्लस है, तो इथाइल कैटायन हो गया है। देन अ प्राइमरी इथाइल कैटायन कौन सा है, प्राइमरी है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी हो गया। फिर यहाँ पे CH3 2 बार है और यहाँ पर CH है, सो आइसोप्रोपाइल कैटायन, तो ये हो गया सेकेंडरी कैटायन। क्यों सेकेंडरी कैटायन, क्योंकि ये 2 CH3 से जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ होगा, तुम बोलोगे कि सर ये 2 CH3 से जुड़ गया, ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, नहीं तो फिर कहाँ से सेकेंडरी बनाई, ओके। तो वो कैसे जुड़ा हुआ होगा, से ये जो प्लस है वो ये एक कार्बन और से ये दूसरे कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे। तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ये नहीं होगा। अंडरस्टूड,
समझ में आया? वो तो लिखा ही इस तरीके से है, CH3 ट्वाइस CH। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो वैसे अब देखो CH3 थ्राइस और C प्लस, तो वो टर्शरी हो गया। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सर कहाँ है 3 कार्बन? तो तुम्हें फिर ऐसे नहीं लिखना है सर, ये तो प्राइमरी है भाई, ये तो प्राइमरी है। वो अभी फिर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे तो एक डंडा खुला हुआ है, C C C 3 हो गए ना, H। अंडरस्टूड? ओके, या H ना भी लो, H क्यों लोगे भाई, यहाँ पे पॉजिटिव है। अरे भाई साहब, ये बना हमारा टर्शरी, जो है जिसके ऊपर चार्ज है वो दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। फिर यहाँ पे टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने मत जाना, ये खुली हुई है, यहाँ पे कोई भी आगे ज्वाइन हो सकता है। डन? ओके, तो वही चीज बताई गई है। हाँ, द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी याद रखना, एक मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक होते हैं हमारे कार्बोकैटायन, देखो यहाँ पे नाम थोड़े सिमिलर है, तो अच्छे से याद रखना। एक है हमारे कार्बोकैटायन, जिसको पहले हम कार्बोनियम भी बोलते थे। ओके, इज नोन एज मिथाइल कैटायन, मिथाइल कार्बोनियम। कार्बोकैटायंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो वही है, अभी कहाँ पे कहीं पर कार्बोनियम वर्ड यूज हुआ होगा तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, वो पहले ऐसा बोलते थे, अब कार्बोकैटायन ही बोलते हैं। ओके, तो ये कार्बोकैटायन सारे वर्ड्स हैं। अभी अगर देखा जाए तो 3 डिग्री, ये मैं लिख लो तुम, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू दी 2 डिग्री, कंपेयर टू दी 1 डिग्री। ओके, ये एक मार्क में पूछा जाता है। कार्बोकैटायन है तो मतलब ये 3 डिग्री है, C प्लस, तो 1 2 3। ओके, फिर से ये C है, 1 2 और C प्लस है। ओके, और यहाँ पे कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये भाई साहब तो भले ही डंडा ओपन है, अच्छा चलो, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बता दूँ क्या, 1 2 3 कार्बन के साथ, 1 2 कार्बन के साथ जुड़ा, और ये सिर्फ 1 कार्बन के साथ जुड़ा। ओके, तो ये उसकी स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी कम और इसकी सबसे कम। और अगर एनायन हो तो कौन सा, ये कैटायन है, कार्बोकैटायन है, अगर एनायन हो तो ये उल्टा हो जाता है। ये एनायन हो तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब क्या, अगर इस भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन ले लिए है तो वो एनायन बन जाएगा ना। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, से 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री। ये कौन से केस में, एन आयन के केस में, और से कैट आयन के केस में। एक मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और स्कूल एग्जाम में भी यहाँ से आ सकता है। तो इसको हमने क्या बोला, कार्बोकैटायन बोला ना, तो इसको तुम कार्ब एनायन भी बोल सकते हो, कार्ब एनायन। ओके, ये कार्ब एनायन। देन कार्बोकैटायन, और ये कार्ब एनायन, और से कार्बायन भी बोल सकते, कार्बायन से अच्छा है कार्ब एनायन। डन? ओके, याद रखना, याद क्या रखना है, पता ही तो है, कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव हो तो पता ही है, तो कार्बोकैटायन, और नेगेटिव हो तो कार्ब एनायन। डन? ओके, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। देन ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पढ़ेंगे। These carbocations have triangular planar shape with positively charged carbon being sp2 hybridized. The shape of CH3 may be considered as being derived from the overlap of 3 equivalent carbon sp2 hybridized orbital with 1s orbital. Say each bond be represented as sp2 sigma bond. The remaining carbon orbital is perpendicular. Okay, the heterolytic cleavage can also be in this species. चलेगा, चलो ये. Okay, and carbon, that's it.
ये हम तो देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक होमोलाइटिक क्लीवेज unstable. Carbon anions are also unstable and reactive species. The organic reaction which proceed. That's it. Okay, polar cleavage. ठीक है, ये सब देखेंगे. Free radicals. Yes, ये भी ये देखो चलो. एक होते हैं, अब क्या है, फ्री रेडिकल्स भी होते हैं. फ्री रेडिकल्स मतलब क्या, सपोज Cl2 है. Cl2 मतलब क्या, से क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, हमने पता ही है. तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अभी इनके बीच में बॉन्ड टूट गया तो ये बन जाएगा ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब के पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है. इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स क्योंकि उनके पास एक अलग से इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स. तो ये सारे मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, मतलब इसका किसी के साथ बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड टूट गया तो दोनों ने एक एक बॉन्ड रख लिया है. अभी तक हमने क्या देखा कि किसी ने बॉन्ड रख लिया अपने पास दोनों, तो जिसने दोनों रख लिए वो नेगेटिवली चार्ज, जिसने दान कर दिया वो पॉजिटिवली चार्ज. लेकिन अगर दोनों ने रखा हुआ है तो वो फ्री रेडिकल ऐसे बन जाता है. एसएसटी वाले रेडिकल्स वो तो पर्टिकुलरली स्किन कलर के बेस पे पार्शियलिटी करते थे वो. चलो फिर सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट. तो जैसे मैंने पहले बताया कि जिसके ऊपर रिएक्शन होगी, जो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है वही हमारा सबस्ट्रेट है, और जो अटैक कर रहा है वो हमारा क्या है, रिएजेंट. मतलब जो अटैक कर रहा है वो तो अटैकिंग रिएजेंट बोलो या फिर रिएजेंट बोलो, दोनों सेम ही है. न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब हमने उतना डिस्कस किया है जितना तुम्हें आ जाए. इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. अब ये क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है. मतलब कि बॉन्ड टूटेगा ना भाई, तो बॉन्ड टूटेगा तो घूमेगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज किया, कहीं पे गेन किया, कहीं पे फ्री रेडिकल्स बने, ऐसा सब होता रहेगा. तो उसके बेस पे हमें डिफरेंट 4 प्रोसेसेस देखनी है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आज हमने जो पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा. तो पहला है आइसोमर्स और दूसरा है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो. बाकी ये जो बीच में सब पढ़ा उसमें से एक एक मार्क आ सकता है, ऐसा थियरी तो चांसेस कम है. ओके चलो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड. तो भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके चलो, तो डिफरेंट देखनी है, इंडक्टिव देखनी है, रेजोनेंस देखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है. तो आराम से देखते हैं, सब आराम से, इन द सेंस समझते हैं कि तुम एटलीस्ट थियरी लिख पाओ. ओके, ऐसे थियरी शॉर्ट नोट पूछे तो तुम लिख पाओ. ओके चलो देखो, अब थोड़ा हाँ. सो इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटॉम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना है लेकिन किसके बीच में बना है, कि जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है. हमें पता है सपोज कार्बन और नाइट्रोजन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की. वेरी गुड. और अगर कार्बन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की. यस. तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड अगर टूटेगा, ओके टूटेगा भी नहीं, तोड़ने की बात छोड़ो, ये हमारा सिंपल, ये कार्बन और से ऑक्सीजन OH ले लो बस. अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है. ओके, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट, ये सब हमने देख लिया है ऑलरेडी. ऑक्सीजन मोर वो 4th चैप्टर में देख लिया है. पोलर नेचर, फजान रूल आया था. कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सब हमने पढ़ लिया है. ओके, सो ये कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन फिर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब खींचने की ट्राई करेंगे क्योंकि उनको चाहिए ही चाहिए. ओके, तो वो खींच लेंगे तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. इसी को हम पोलैरिटी बोलते थे, याद आ गया. ओके, तो वही है, ये डिट्टो वही है. चलो हाँ, सो the electron density is more towards the more electronegative atom of the bond. Such a shift of electron density results in the polar covalent bond. Bond polarity leads to various electronic effects in the organic compound. Let us consider the chloroethane, in which carbon-chlorine bond is polar covalent bond. It is polarized in such a way that the carbon 1 gains some positive charge and the chlorine gives some negative. Yes, the functional electronic charge on the two atoms in a polar covalent bond are denoted by the delta, and shift of electron density is shown by an arrow that points from say delta plus to delta minus and to polar end. Okay,
ठीक है, ये सब तो इन टर्न कार्बन वन विच हैज डेवलप्ड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्रॉज सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो यहाँ पर और एक चीज हो रही है, इतना तो हमने समझा ही है, लेकिन और एक नई चीज। हाँ बोलो। तो इसको तो डाइपोल मोमेंट कहते हैं। हाँ तो वही है, ये वही है, मतलब वो डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट क्यों हो रही है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही है, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट होनी तो चाहिए, तो वो किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होगी। ओके, सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब खींच लिए, ये पॉजिटिव हो गया। अगर मेरे पास ऐसा मिथेनॉल नहीं होके सपोज क्या होता, से इथेनॉल होता ना। ओके, तो क्या होगा? अब ये कार्बन और कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है। ओके, ये कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है, तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन है। अभी इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है थोड़ा सा। ओके, तो वो भाई साहब ये दोनों को खींचने की ट्राई करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भाई साहब ने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचा। ये क्यों खींच रहा है? उसके पास पहले ही पॉजिटिव चार्ज है भाई। पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा। ऑलरेडी उसने थोड़ा डाउन कर दिया है, डायरेक्टली डाउन एक्सचेंज तो नहीं कर दिया है, बट वो भाई साहब ने खींच लिया ना उसके इलेक्ट्रॉन, OH ने खींच लिए है, तो इसके पास चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये थोड़ा बहुत इसको खींच लेगा, थोड़ा बहुत, जितना ये दो इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा उतना नहीं, उससे कम, लेकिन खींचेगा जरूर। अगर ये 10 यूनिट से खींच रहा है तो ये भाई साहब 8 यूनिट से खींचेंगे। डन। तो ये 8 यूनिट से खींचे ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके पास गए तो इसके पास भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इसको हमसे कितना चार्ज क्रिएट होगा? तो भले ही ये थोड़ा कम है, तो इसको हम बोलेंगे प्लस डबल डेल्टा। कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन खींचेगा नहीं, कार्बन खींचेगा। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो दोनों शो करता है ना, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है हाइड्रोजन, वो तो एक्सचेंज की ही बात करता है। कार्बन हमारा कोवेलेंट नेचर का है। ओके, सो समझ में आ रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो ये खींचेगा तो इसके पास माइनस गया इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो माइनस हो गया, वैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ तो ये जो प्लस डेल्टा था उसमें से थोड़ा माइनस हो गया, और ये जितना माइनस हुआ उतना ही यहाँ पे प्लस आ जाएगा। वो उतना प्लस कितना होगा? इसको ही क्या बोला है? डबल डेल्टा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस हो गया। उसने लूज किया ना, जो लूज करेगा वो प्लस होगा, तो ये दोनों इसने खींच लिया, इसने लूज किया तो वो प्लस हो गया। डन। और एक अगर कार्बन हो तो अब इसके पास भी थोड़ा सा चार्ज है, इसके पास भी अभी थोड़ा सा चार्ज है, ये भी अपने नेक्स्ट वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड से उसके पास से भी खींचेगा, लेकिन इसका 10 यूनिट था, इसका 8 यूनिट, तो इसका सपोज होगा 5 यूनिट, थोड़ा सा ही फोर्स होगा, लेकिन खींचेगा जरूर। तो ये खींच लिया, तो यहाँ पे वापस थोड़ा सा गया, वो थोड़ा सा कितना हुआ? यहाँ पर अगर हम दिखाए तो प्लस डेल्टा 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 3 डेल्टा तक खींचता है, फिर उसके पास उतना फोर्स रहता नहीं है। हाँ सर, OH उस साइड होता है तो सेम उस साइड होता है। हाँ यस, OH इस साइड होता तो सेम, फिर यहाँ पर प्लस डेल्टा प्लस डबल डेल्टा प्लस ट्रिपल डेल्टा, अंडरस्टूड? ओके, हाँ, तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, इन अदर वर्ड्स द पोलर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इंड्यूसेस पोलैरिटी, पोलैरिटी को इंड्यूस कर रहा है। ओके, तो सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इंडक्टिव इफेक्ट। तो चार इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमें देखनी है, 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट हमें देखनी है, उसमें से पहली थी इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट है। द इंड्यूस्ड इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू, रुको मैं मेन चीज तुम्हें बताता हूँ। ओके, तो मेनली तुम याद रख लो क्या, फंक्शनल ग्रुप जो होंगे ना, मेनली जो बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप 2 चीजें होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन गिविंग। विड्रॉइंग मतलब खींच लेना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गिविंग और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप।
ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले जो होंगे ना, तो वो कौन होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ही होंगे। सो ये सारे ही ग्रुप है, देखो हेलोजन्स, नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एराइल ऑक्सी, ओके, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऑन द अदर हैंड अल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल एंड इथाइल यूजुअली कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इथाइल है, मिथाइल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब सिंपल अगर कार्बन है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। लेकिन अगर ऑलरेडी कौन है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ट्राई करेगा। बस उतना ही याद रख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। याद रखना जरूरी है, हाँ जरूरी है। ओके, तो कौन सा खींचेगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना कौन खींचेगा कौन नहीं खींचेगा। तो सिंपली याद रख लो कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंपेयर टू दी से मिथाइल और इथाइल और व्हाटएवर। ओके, हाइड्रोकार्बन के केस से, हाइड्रोकार्बन से ये लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? खींच लेंगे, विड्रॉ करेंगे। पैसे विड्रॉ करना मतलब क्या? ले लेना। ओके, और ये क्या होंगे? डोनर होंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो अरे यार वो नहीं दिखाया गया है। नहीं दिया गया है। इसके बाद भी इसके टाइप्स थे, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद भी, वो पता नहीं नई बुक में निकल गया या मैंने कहाँ पढ़ा था, बट मैं तो पढ़ाता था। क्या है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें भी दो टाइप है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और से प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो वो नाम के अकॉर्डिंगली है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है फंक्शनल ग्रुप के पास, ओके, तो हमारे कार्बन से दूर जा रहा है तो माइनस, और कार्बन से नजदीक आ रहा है तो प्लस आई इफेक्ट। वो था लेकिन अभी निकल गया है, तो जो नहीं है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। ओके चलो, तो ये एक था इंडक्टिव इफेक्ट। फिर आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, सो एक्चुअली हमने 4th चैप्टर में रेजोनेंस पढ़ा, वही रेजोनेंस है, कुछ अलग नहीं है, वही रेजोनेंस है। इसमें याद रखने की बात ये है, एक और डिटेल्ड बात, कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये पूछा जा सकता है एक मार्क में। जैसे कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, हमने डिफरेंट सब्सटेंस देखे थे। ओके, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन में तो हमने 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे थे। ओके, फिर कोई भी हो, से कार्बन मोनोऑक्साइड का देखा था, और आई डोंट नो हमने क्या देखा था, बट किसी के 2 है, किसी के 3 है। सपोज ऐसा समझो कि किसी के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और किसी के 1, 2 और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो जो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसके ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बस उतना याद रखना, एक मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, सो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? जिसके ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यस, ओके। सो रेजोनेंस में तो वही चीज़ है, इसीलिए हम जब डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, फिर से अदरवाइज वही रेजोनेंस है। एंड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है। व्हाट इज दिस? देखो, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। This electronic displacement makes certain positions in the molecule of high electronic density. This effect is in aniline is shown. तो देखो एनिलीन है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो डबल बॉन्ड थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। ओके, वहाँ सिंगल बॉन्ड था, वो लोग आ गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, वहां डबल बॉन्ड बन गया। अब ये कार्बन के पास ऑलरेडी यहाँ डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे 1 बॉन्ड था, यहाँ पे 1 बॉन्ड था, तो 4 तो थे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये 3 और 4, अब यहाँ पर भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो 5 हो जाएगी, इसलिए वो डबल बॉन्ड टूट जा रहा है। वो डबल बॉन्ड तो टूट गया, लेकिन वहां पर जो डबल बॉन्ड के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ओके, तो वो हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ओके, अब क्या हो रहा है? देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस मूव होके कहाँ आ जा रहा है?
यहाँ आ जा रहा है। ओके, तो ये नेगेटिव, ये पैरा पोजीशन पे आ जा रहा है और ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ सामने आ गया। ओके, देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक साथ नहीं होंगे। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन वो सिंगल बॉन्ड ही है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन के आसपास डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भी एक बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो बाजू में सिंगल ही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सिंगल ही है, इस साइड भी सिंगल है। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिंगल है, तो जहां जहां सिंगल हो उसके बाद तुम दो डबल बॉन्ड बना दो। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये कंटिन्यूअसली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है, और से डबल बॉन्ड शिफ्ट होता जा रहा है, वैसा भी ना बोलो। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, ये डबल पहले यहाँ पर थे, फिर यहाँ पे आए, पहले ऑर्थो पे थे, फिर पैरा पे आए, फिर वापस ऑर्थो पे गए। ओके, ये भी ऑर्थो ही कहलाती है, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी मेटा, ये भी मेटा, और ये पैरा, मिरर इमेज। ओके, सो ऐसे ही घूमते रहे, तो इसको बोलते हैं ऐसे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, देन नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द एटम or the substituent group attached to the conjugated system, for example नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के केस में क्या है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, और एक बॉन्ड से यहाँ पे ये जुड़े हुए थे, ऐसा था। अब हो क्या रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूट गया, है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसने यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड टूट गया है, तो वो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ चले गए, वहां चले गए, तो वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां चले गए तो ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड टूट के वहां चले गए, ये देखो एरो दिखाया गया है, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये हो क्या रहा है, वो तो वहां चले गए, लेकिन इसमें जो 3 डबल बॉन्ड थे उसमें से एक डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, तो देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। अंडरस्टूड? अब इसने तो दान कर दिया, इसके पास तो डबल बॉन्ड 3 थे, अब कितने रहे, सिर्फ 2 ही रहे, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, तो जो गेन कर रहा था वो माइनस हो रहा था। यहाँ पे बॉन्ड जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब क्या, प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ प्लस है तो आसपास सिंगल है, यहाँ प्लस है तो आसपास ये रहा सिंगल है। ओके, और यहाँ प्लस है तो आसपास ये और ये सिंगल है, डबल बॉन्ड बाद में। और तुम्हें प्लस और माइनस को कहाँ घुमाना है, ऑर्थो पैरा, और मैं ऑर्थो पे। ओके, ये ऑर्थो, फिर पैरा, ये ऑर्थो, वहां भी ऐसा ही किया था, देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, डन। तो इलेक्ट्रॉन्स तुम भेज रहे हो, यहां पर क्या किया, देखो यहां पर क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए, मतलब तुम्हारा जो जुड़ा हुआ है ना फंक्शनल ग्रुप NH2 है, वो NH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां दे दिए, डन। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां दे दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां एक्स्ट्रा आ गए हैं, मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आया कहाँ से, खुद के पास इलेक्ट्रॉन थे वहीं से डबल बॉन्ड आया है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से है, उसने ही दिए है, मतलब वो बोल रहा है कि भाई बेंजीन की तरफ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हमारा हो गया क्या, पॉजिटिव रेजोनेंस। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये इसका डबल बॉन्ड उस भाई ने ले लिया, बेंजीन का डबल बॉन्ड उसने ले लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब एकदम शॉर्ट में समझ लो कि जो हमारा बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, विड्रॉ करता है तो नेगेटिव। विड्रॉ करता है मतलब क्या, डबल बॉन्ड तो वो बनाता है, लेकिन बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनाता है। ओके, तो वो उसने गेन किया, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और यहाँ पर बेंजीन के अंदर से लेकर के डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, उसके पास जो थे इलेक्ट्रॉन उसी से डबल बॉन्ड बनाए हैं। अंडरस्टूड? पक्का? इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस में आगे का ना पूछे क्योंकि वो तो 4th चैप्टर में भी आ गया है, लेकिन ये पूछ सकते हैं क्या स्कूल में कि व्हाट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और शॉर्ट में भी बोल देंगे +R एंड -R इफेक्ट। डन? अंडरस्टूड? तो ये था क्या, पहला इफेक्ट हमने समझा इंडक्टिव इफेक्ट जो पोलराइजेशन की वजह से था। दूसरा इफेक्ट हमने समझा रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो ये चारों जो इफेक्ट है उसमें से जो 3
इफेक्ट्स है वो परमानेंट है, वो हो सकते हैं, अंदर 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 हो सकते हैं, लेकिन एक इफेक्ट जो है वो परमानेंट नहीं है, वो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो कौन सी है? ये वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, याद रहा क्या बोला मैं? ओके, बाकी तीन जो है वो जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट, तो वो होगी भाई, रिएजेंट आए ना आए, मेरे पास तो नाइट्रोबेंजीन पड़ा हुआ है, वो डबल बॉन्ड बनाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है, भले ही कोई नया अटैकिंग रिएजेंट आए या ना आए, यहाँ उसकी इफेक्ट हमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से जो इफेक्ट होनी चाहिए वो इफेक्ट हमें दिखाई देती है। वो क्या है? परमानेंट है, वो होता ही रहेगा। फिर उससे पहले वो पोलैरिटी वाला देखा, वो भी होता ही रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने अटैकिंग की तो बात ही नहीं की, करेक्ट। अब हम अटैकिंग की भी बात करेंगे। देखो, इट्स टेम्पररी, ये टेम्पररी इफेक्ट है, वो तीन परमानेंट है, डज नॉट रिक्वायर, ऐसे मत लिखना मत, ये सब समझने के लिए, तो उसमें रिक्वायर नहीं है किसका? अटैकिंग रिएजेंट का। वो ना होगा तो भी वो सारी इफेक्ट होगी, लेकिन इसमें तो अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत है, वो आएगा तभी ये इफेक्ट होगी, वरना नहीं होगी। So the organic compounds having a multiple bond show this effect in the presence of an attacking reagent only. That is the main thing. Okay. It is defined as the complete transfer of a shared pair of pi electrons to one of the atoms joined by a multiple bond on demand of attacking reagent. Okay. तो हो क्या रहा है कि डायरेक्टली तुम्हारा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो टूट जाएगा, सिंपली। ओके, वो टूट जाएगा और जो आ रहा है अटैकिंग रिएजेंट उसको जगह मिल जाएगी। दैट्स इट, वही कहना चाह रहा है, यहाँ से समझ लो। ये हमारा क्या है? इथीन है। अब इथीन है, ये H+ भाई साहब आ गए, HCl के साथ रिएक्शन करो, ये H+ आ गए, H+ है, H+ है मतलब वो किसके टुवर्ड्स में जाएंगे? नेगेटिव साइड जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, तो वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, वो आ रहा है कार्बन पे अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या हुआ? उसने, कार्बन ने बोला अब क्या छोड़ू भाई, तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, हमें पता है एक बॉन्ड टूटेगा, 2 वैलेंसी ओपन होगी, तो यहाँ पर कितनी हो गई? 2, ये 2 थी ही, और यहाँ पे 2 की 3 हो गई, वहां पे जो हाइड्रोजन आया था वो, तो इसकी क्यों नहीं हुई? उस पर एक पॉजिटिवली चार्ज हमने रखा हुआ है, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, तो उसकी भी 3 हो जाएगी और वो बन जाएगा इथेन। डन। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है, तो इसीलिए देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटॉम व्हिच इज रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। ध्यान से उसको समझाता हूं, चलो पहले तो ये समझ गए। ओके, अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो डिफरेंशिएट कैसे करना है? तो देखो, ये हाइड्रोजन जहां पे जुड़ रहा है, जैसे कि ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे वैलेंसी खुली, ओके, तो वहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। लेकिन नेगेटिव है, वो कौन सी है? देखो, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो अगेन टूटेगा तो सही, मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटॉम to which the attacking reagent does not get attached। मतलब कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। समझ में आ रहा है? फिर ये डबल बॉन्ड थे, बॉन्ड टूट गया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन था, इसका भी इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ने ले लिए, वो नेगेटिव हो गया। तो ये जो नया अटैकिंग रिएजेंट है वो कहाँ जुड़ेगा? जहां पे चार्ज नहीं है वहां पर। ओके, और यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी बॉन्ड टूटा, तो उसमें भी दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए हैं? ये भाई साहब ने। ओके, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो पॉजिटिव बन गया, और ये 3 और ये नेगेटिव बन गया, और बाकी वाला 3, तो ये नेगेटिव बना, बाकी वाला 3, और ये पॉजिटिव बना, बाकी वाला 3, तो ये H+ जो है वो यहाँ जुड़ गया, और जो Cn है वो यहाँ जुड़ गया। कहने का मीनिंग है C+ और H+ अलग अलग ही रहेगा। अगर तुम्हारा C+ अलग रहा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, और तुम्हारा C- रहा और दूसरे C के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है।
यहाँ पे पॉजिटिव बना ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बॉन्ड था, वो इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ने ले लिए। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ टेट्रावैलेंसी खुल गई ना। ओके, ये दो यहाँ पर बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये भाई साहब के पास चले गए। ओके, तो इसने दान कर दिया, उसने दान कर दिया, तो वो पॉजिटिव हो गया। अब ये जो टूटा है उसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, तो इसकी वैलेंसी एक खुल गई, दोनों इलेक्ट्रॉन से उसकी एक वैलेंसी खुल गई, तो एक वैलेंसी खुल गई तो यहाँ पे आ गई। समझ में आया? तुम्हें जोड़ना कहाँ है फंक्शनल ग्रुप को, जहाँ पे प्लस या माइनस साइन ना हो वहां पे जोड़ना है। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर जोड़ दिया। डन। ओके, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। एंड द नेक्स्ट इज द फोर्थ एंड लास्ट वन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये भी हमारी इफेक्ट ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज जनरली स्टेबलाइजिंग रिएक्शन इन इट इन्वॉल्व्स delocalization of sigma electrons bond of alkyl group directly attached to the atom of unsaturated system to an atom with an unshared p orbitals. The sigma electrons, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, यहाँ से समझते हैं कि ये एक ऐसा केस है, हमारे पास ऐसा एक सब्सटेंस है। अब उसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल, इन लोग ने गलती की होगी ना, तो फिर ये बॉन्ड यहाँ से चला गया, ऐसा समझिए, ये बॉन्ड यहाँ से चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। डन। ओके, तो ये यहाँ से गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो इसके पास तो बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। ओके, तो ये हमारा सिस्टम बन गया। अब अगर ये सिस्टम बन गया तो ये भाई साहब तो अलग ही हो गए, ये भाई साहब अलग ही हो गए, तो ये H+ अलग हो गया, तो फिर ये बना क्या, CH2CH2, तो वो तो अल्कीन बन गया। अल्कीन में से क्या बन गया, अल्कीन बन गया, और अल्कीन में से अल्कीन बन गया, तो ये प्रोसेस से बना। कौन से प्रोसेस से, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे, मतलब कि उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले थे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, तो इसीलिए वो सब आगे जो लिखा हुआ है वो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ही लिखा हुआ है कि ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। और वो टूट जाएगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ही अलग हो गया। ओके, हाइड्रोजन तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो हाइड्रोजन ही अलग हो गया, तो अल्केन में से डायरेक्टली हमारा क्या बन गया, अल्कीन बन गया। ओके, डन। ओके, तो अल्कीन में से ऐसे अल्कीन बन जा रहा है। ये देखो, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी, ओके, वी हैव द फॉलोइंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन अगर होंगे, ओके, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे होगी, सो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो टर्शरी है वैसे ही जैसे था। ओके, जो टर्शरी है उसकी ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर से प्राइमरी, और लास्ट में जो CH3 सिंपली कैटायन होगा वो। ओके, तो वही केस है, टर्शरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी। सिर्फ किसमें टर्शरी का सबसे कम आता था, अभी बताया था ना, एनायन वाला केस। कैटायन हो, कैटायन वाला केस हो तो कार्ब एनायन वाला केस, कार्ब एनायन वाला केस हो तो उसमें टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे कम, अदरवाइज सब में टर्शरी की ही ज्यादा आती है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, वही है तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, दैट्स इट, यहाँ तक का सिलेबस है तुम्हारा। ओके, क्योंकि यहाँ पर टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो ये जो अभी हमने सब कुछ समझा कि ये 4 इफेक्ट होती है, और फिर हमने समझा सबस्ट्रेट है, फिर इंटरमीडिएट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ये सब होगा। तो उस सब वो सबसे कितनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बनेगी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, एडिशन रिएक्शन हो सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अभी ये सिर्फ नाम ही है, नाम याद करके जाना। तुम्हें यहाँ तक बोला है तो एटलीस्ट नाम याद करके जाना। डिटेल में हमें 12th में समझनी है। ओके, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में ही अभी 12th का यही पार्ट चल रहा है। ओके, सो यही सारी रिएक्शन जो है वो डिटेल में समझनी है, लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ नाम ही याद रखने हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशनल रिएक्शन है, ओके, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, वही सब। ओके, तो जितना हो सके उतना थोड़ा समझ में आए वैसे भी, और थोड़ा स्पीडीली वी हैव गॉन। ओके, जस्ट फॉर योर एग्जाम। अब जैसे हमारा फंक्शनल रूप से बाकी है, तो वहाँ से हम डिटेल्ड में वापस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके,
तो प्रिपेयर करो अच्छे से,